हेलो एंड वेलकम टू भूटानी अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी की क्लास, है ना। आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ये छत्तीसगढ़ की क्लासेस आपकी अमीन पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। हम लोग सारे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक हैं, हम लोग MCQs के फॉर्म में करेंगे, क्विज के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। यूट्यूब पर ऐड पॉपअप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए आप हमारे भूटानी अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी दिलाई जाएगी। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें मैच करना है प्राकृतिक प्रदेश और अनुमानित क्षेत्रफल में। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसको हम लोगों ने कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांट कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ है। इसका जो ऊपरी भाग है सरगुजा संभाग, बीच में बिलासपुर, यहाँ पे हम लोगों को रायपुर और दुर्ग, और ये मिल जाएगा हमें बस्तर, ठीक है। तो देखिए ये जो सरगुजा संभाग है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बलरामपुर के सामरी को छोड़कर, जसपुर को छोड़कर और सरगुजा के थोड़े से भाग को छोड़कर हमारा जो पूरा का पूरा ये हिस्सा होगा ना, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, मनेनगढ़, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा संभाग, ये जिले। तो ये जो 4 जिले हैं ये कौन सा भाग कहलाएंगे, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये जो बघेलखंड है ना, उसी का पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड। उसके बाद हम देखते हैं जसपुर में हम लोगों ने देखा सरगुजा संभाग में बलरामपुर का सामरी, पूरा का पूरा जसपुर और सरगुजा का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है वो कहलाएगा हमारा क्या, जसपुर सामरी पाट। हम जसपुर सामरी पाट इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जसपुर के साथ साथ बलरामपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है ना, सामरी। तो ये हो जाएगा हमारा जसपुर सामरी पाट। हाँ, उसके बाद देखो बीच में आता है हमारा क्या, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ठीक। तो ये देखो बिलासपुर के हिस्से, रायपुर के हिस्से और दुर्ग में मोहला मानपुर को छोड़कर, ठीक, जो बाकी पूरा हिस्सा होगा वो किस में आ जाएगा हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। इस छत्तीसगढ़ के मैदान को हम लोग बोलते हैं महानदी बेसिन भी, क्या बोलते हैं, और महानदी बेसिन। उसके बाद हमारा ये है बस्तर संभाग के 7 जिले और साथ में ये मोहला मानपुर भी, ठीक। तो ये जो हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है, दंडकारण्य। तो इसको हम कहते हैं दंडकारण्य का पठार, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या करा है, बांट कर रखा है। पहला हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड, उसके बाद जसपुर सामरी पाट, बीच में हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान और ये दंडकारण्य, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोगों ने जब इसको बांटा है तो इनके पास कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये कोई ना कोई क्षेत्रफल रखे होंगे, है ना। तो देखिए जो पूर्वी बघेलखंड है, हाँ, पूर्वी बघेलखंड मतलब एक तरीके से उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया कितना है, 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम जसपुर की। तो जसपुर हो जाएगा हमारा 6208 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, कितना, 6208। बात करते हैं हम महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन मतलब जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, वो हमारे पूरे प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 68064, जिसको हम लोग बोलते हैं 68064, ठीक। आप ऐसे बोल के याद करिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ, दंडकारण्य के पठार में। इसका एरिया हो जाएगा हमारा 39,060, 39060, ठीक। तो ये क्या हो गया, इनका क्षेत्रफल हो गया। हाँ, अब देखो क्षेत्रफल बटा है तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ ना कुछ परसेंट लेकर बैठे होंगे ना, ऐसा भी होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम महानदी की। ये रखे हैं, इनका परसेंट होगा 50.34%, ठीक। छत्तीसगढ़ के कितने हिस्से में हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है, 50.34 में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दंडकारण्य की। दंडकारण्य के पास है हमारा 2891, मतलब 28.91। आप इसको 2891 भी याद करते, पढ़ते इसको 28.91 ही है, ठीक। उसके बाद हम पहुंचते पूर्वी बघेलखंड में। ये है हमारा 1616, मतलब 16.16, ठीक, 16.16%,
ठीक है, अब क्या बच गया हमारा जसपुर सामरी पाठ। जसपुर सामरी पाठ हमारा 4.59%। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने किया क्या, छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य। इसका क्षेत्रफल है 21,863, इसका है 6208, इसका है 39,060, ठीक, ये हो जाएगा 68,064 और ये हो जाएगा कितना, अब इसके परसेंट में देखेंगे। ठीक है, अब देखो इतना हम लोगों ने देख लिया ना, ठीक, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, तो हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्या दिखता है यहाँ पे, प्राकृतिक प्रदेश और उसका अनुमानित क्षेत्रफल कितना कितना है। तो हम लोगों ने अभी देखा महानदी बेसिन का कितना है 68,064, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक, दंडकारण्य का देखते हैं, हम लोगों ने देखा था 39,060, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको 39,060 कर लेना। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा ये 39,060। उसके बाद क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना था हमारा 21,863। ठीक, और जसपुर सामरी पाठ कितना है हमारा 6208। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, का 4, एक का 4, ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम घटते क्रम में सही है। घटते क्रम मतलब कि सबसे पहले हमें बड़ा, उससे छोटा 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 ऐसे करना है। हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा और प्रतिशत देखा, तो उस हिसाब से हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, महानदी बेसिन का। ठीक, तो ए या बी से होगा। उसके बाद हमारा क्या है, दंडकारण्य का पठार, तो महानदी बेसिन, दंडकारण्य, पूर्वी बघेलखंड और जसपुर सामरी पाठ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जसपुर पाठ किस बड़े पठार का हिस्सा है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी जो छत्तीसगढ़ का मैप बनाया और जसपुर सामरी पाठ जो हम लोगों ने बांट कर रखा था, उसमें हम बात करेंगे इसके जसपुर पाठ की, है ना, मतलब जसपुर पाठ की। तो ये कौन से बड़े पठार का हिस्सा है, तो हमारा झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसी का हिस्सा हमारे जसपुर पाठ से लगता है ना। तो जो हमारा जो जसपुर का पाठ है वो किसका हिस्सा हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पंडरा पाठ किस जलप्रपात के लिए जाना जाता है। देखो पंडरा पाठ ना हमारे जो हमारा जसपुर सामरी पाठ है, ठीक, उसी में से एक हिस्सा क्या है, पंडरा पाठ है। तो उसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, द नगरी। ठीक, चलो एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखो हम लोगों ने क्या करा था, मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, हम लोगों ने ऐसे बांट रखा है इसको, ठीक, इतना। तो ये जो हमारा जसपुर पाठ है वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे पाठ देखने को मिलते हैं, जैसे सामरी पाठ, जमीर पाठ, जारंग पाठ, लहसुन पाठ, ये सारे। तो देखो ये है कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बीच में लिखो सामरी पाठ। सामरी पाठ की इधर पूर्व की तरफ क्या होगा हमारा, जमीर पाठ। इसके पश्चिम में होगा लहसुन पाठ। ठीक, फिर एक ट्रायंगल बनाना मस्त ऐसा। तो ये सामरी पाठ हो गया। सामरी पाठ को जब का जो सबसे नीचा हिस्सा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जसपुर पाठ। देखो जसपुर को ना हम लोग 2 पार्ट में बांट के रखे थे, एक ऊपरी जसपुर पाठ और एक निचली जसपुर पाठ। ठीक, तो ये जो जिस पाठ के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसका हिस्सा यहाँ पे लगता है, वो होता है हमारा निचली पाठ, है ना। उसी निचली पाठ को हम लोग बोलते हैं ईब मैनी पाठ भी। ठीक, तो इसी जसपुर पाठ को हम लोग क्या बोलेंगे, ईब मैनी पाठ भी, ईब मैनी पाठ। और इसी को हम लोग कौन सा पाठ बोलते हैं, निचली पाठ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे निचली पाठ। ठीक, ये हो गया। इसके बीच में हमारा यहाँ लगता है पंडरा पाठ। पंडरा पाठ, ये वाले हिस्से में मिलेगा हमको जारंग पाठ। और फाइनली जो हमारा ये हिस्सा है वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैन पाठ, जो कहाँ है, सरगुजा में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे सारे पाठ, लहसुन पाठ, सामरी पाठ, जमीर पाठ, फिर यहाँ आओगे तो मिलेगा जसपुर पाठ, यहाँ पंडरा पाठ, यहाँ मैन पाठ। ठीक, ऐसे बना के याद करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ। तो क्या, पंडरा पाठ, पंडरा पाठ में किस जलप्रपात के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा द नगरी जलप्रपात के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जामीर पाठ किस नदी के बेसिन में स्थित है। ठीक, तो देखो ये जो जमीर पाठ है ना, ये जमीर पाठ के पास तुम लोगों को कन्हार नदी भी मिल जाएगा, मान नदी भी मिल जाएगा, ईब नदी भी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन जमीर पाठ की बात करें तो सीधे इसका अगर इसके लिए तुम लोगों को कोई फर्स्ट प्रेफरेंस लेना पड़े तो वो ईब नदी को लेना। ठीक है, क्योंकि देखो मांड ना मैन पार्ट से निकलेगी और ये जो जमीर पार्ट है ना, यहाँ से ईब नदी यहाँ से निकलती। ठीक है, तो यहाँ से जब ईब नदी निकलेगी ना तो आगे जाके ये मांड और कन्हार दोनों के आसपास के क्षेत्रों में जाती है। ठीक, तो इसका कोई प्रेफरेंस लेना होगा तो ईब नदी को लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सामरी पाट किस जिले में स्थित है? देखो जो सामरी है ना, सामरी पाट वो बलरामपुर जिले में स्थित है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बलरामपुर का थोड़ा सा हिस्सा कौन सा, सामरी वाला हिस्सा किस में लेते हैं, जसपुर पाट में लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बलरामपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जमीर पाट किस खनिज संपदा के लिए जाना जाता है? ठीक, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं खनिज के बारे में कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश में हमें कौन सा खनिज मिलता है। हाँ, हम लोगों ने बांटा ये छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। तो देखो ये है हमारा पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड में हमें जो भी शैल समूह मिलते हैं, जो चट्टान मिलते हैं, वो हमें कौन से मिलते हैं, आर्कियन और गोंडवाना। और गोंडवाना में हमें कौन सा खनिज मिलेगा, तो गोंडवाना में हमें मिलता है क्या, कोयला। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, कौन सा खनिज, कोयला, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान की। हाँ, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर जिसको हम लोग महानदी बेसिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है कडप्पा। कौन सा चट्टान मिलता है, कडप्पा। और कडप्पा से हमें कौन सा खनिज मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, चूना पत्थर। इसलिए यहाँ पे तुम लोग देखे होगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह देखने को मिलती है ना। तो सीमेंट का उद्योग हम लोगों को इस बीच में काफ़ी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, बस्तर, मतलब कि दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य में जो चट्टान मिलती है वो हमें मिलती है क्या, धारवाड़। और धारवाड़ से हमें कौन सा खनिज मिलता है, तो धारवाड़ से हमें मिलता है क्या, हमें धारवाड़ से मिलेगा लोहा, मतलब लौह अयस्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ओर। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा कोयला, यहाँ मिलेगा हमें चूना पत्थर, और यहाँ हमें क्या, लौह अयस्क, धारवाड़। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, ये जो जसपुर वाला हिस्सा है, हाँ, यहाँ पे हमें मिलता है बाक्साइड। क्या मिलेगा, बाक्साइड। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जमीर पाट किस खनिज संपदा के लिए जाना जाता है? तो जमीर पाट जाना जाता है बाक्साइड के लिए, क्योंकि ये कौन से प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये होता है हमारे जसपुर पाट का हिस्सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैन पाट से किन नदियों का उद्गम होता है? देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि मैन पाट से कौन सी नदी निकल रही है, मांड नदी निकल रही है। ठीक, और उसी मांड नदी के, उसी मैन पाट के आसपास हम लोगों को एक जगह मिलता है मतीरिंगा। उसी मतीरिंगा से निकलता है कौन सा, रिहंद। तो कौन कौन सी दो नदियां निकल जाएंगी यहाँ से, रिहंद और मांड। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि मैन पाट से कौन सी नदी निकलती है, उसमें मांड ऑप्शन में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांड। ठीक, तो ये हो जाएगा रिहंद और मांड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड पठार में कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना प्रमुख है? अभी हम लोगों ने देखा था पूर्वी बघेलखंड, है ना। देखो ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा खनिज मिलता है, कोयला। और यहाँ पे कौन सा हमें शैल समूह मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा गोंडवाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड में हमारा कौन कौन सा जिला आ जाता है? पहले तो हमारा मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, ये आता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी देवगढ़। ठीक, देवगढ़ की ऊंचाई है कितनी, 1033 मीटर। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ पूर्वी बघेलखंड की, ना कि पूरे छत्तीसगढ़ की। ठीक, तो देखो नंदराज की, जो नंदीराज है हमारा, वो हमें मिलता है दंडकारण्य के बेलाडेला पे। ठीक, पहले नंदीराज की ऊंचाई थोड़ी कम थी। ठीक, लेकिन अभी के टाइम पे जब हम लोग इनका नया सर्वे किए तो हम लोगों को पता चला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 1276 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नंदीराज हो जाएगी। ठीक, गौरलाटा हमारे जसपुर सामरी पाट का हिस्सा है। ठीक, तो जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौरलाटा। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1225। ठीक, पहले गौरलाटा हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन अभी हम मानेंगे किसको, नंदीराज को। ठीक, उसके बाद देखो मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत पे हमें, जो मैकल है ना, मैकल मतलब एक पर्वत है, उसकी श्रेणी मतलब एक रेंज है पर्वतों का। वहाँ पे हमें जो सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है वो रहती है कौन सी, बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़। और बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर।
ठीक, तो हम लोगों ने चारों प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से देख लिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम अब क्या आंसर लेंगे, नंदीराज, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1276। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम क्या है। देखो यहाँ पे ना बात हो रही है पूर्वी बघेलखंड की। ठीक, पूर्वी बघेलखंड की। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही क्या करा था, जो जसपुर पार्ट था उसको हम लोगों ने बांटा था सामरी पार्ट, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, इस हिस्से से, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्या है पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, उसको हम लोग क्या करने हैं, बांटने वाले हैं। ठीक, तो देखो कैसे हो रहा है। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको ऐसे रट तो सकते नहीं है, तो इसको हम याद करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले एक इंसान, छोटा सा इंसान बनाऊंगी, समझने की कोशिश करना। ठीक, ये उसका सर है, हम सर को मानेंगे क्या, रिहंद। क्या मानेंगे हम, रिहंद। रुक जाओ, पहले मैं हाथ पर बना लेती हूँ। ये सर है, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। पहले हाथ को बड़ा रखना। ठीक, ये हाथ बड़ा है तो इसके बाद इसका आ जाएगा ये पेट वाला हिस्सा, फिर आएगा इसका ये पैर, फिर आ जाएगा कौन सा, इसका ये पैर। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले आ जाएगा हमारा रिहंद, उसके सर को क्या हम नाम देने वाले हैं, रिहंद, तो ये हो जाएगा रिहंद। ठीक, इसका जो राइट हैंड है उसको हम क्या बोलेंगे, सरगुजा बेसिन। ठीक, सॉरी, सोहागपुर बेसिन। ये जो सोहागपुर बेसिन है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत, मतलब मनियनगढ़ चिरमिरी में बहुत थोड़ा सा हिस्सा लगता है। ये ज़्यादातर किसका पार्ट हो जाता है, पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में बस थोड़ा सा लगाता है ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा सोहागपुर बेसिन। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या हमारा कन्हार बेसिन। ठीक, उसके बाद जो एक पैर है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे सरगुजा बेसिन। इसके एक पैर को हम नाम देंगे हस्तोरामपुर बेसिन। और जो इसका एक जो पेट है उसको हम क्या बोलते हैं, देवगढ़ की पहाड़ी। तो हम लोगों ने नाम दे दिया क्या क्या, रिहंद, सोहागपुर, कन्हार, देवगढ़, सरगुजा और हस्तो। ठीक, तो देखो कौन से में बैठ रहा है, कन्हार। देखो अगर हम यहाँ से आएंगे तो सबसे ऊपर ये बड़ा हाथ है, तो पहले ये मिलेगा सोहागपुर, सोहागपुर के बाद कन्हार, कन्हार के बाद रिहंद, रिहंद के बाद देवगढ़, देवगढ़ के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद हस्तो। ठीक, तो इसको एक आदमी बनाना और उसके सर को क्या बनाना, रिहंद बनाना। उसके बाद जो राइट हैंड है वो बड़ा होगा तो सोहागपुर। तो इस हिसाब से अगर बना कर करोगे तो तुम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा सोहागपुर, तो ये हो जाएगा हमारा सोहागपुर, कन्हार, रिहंद, देवगढ़, सरगुजा और हस्तो बेसिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लोरो घाटी छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक विभाजन में आती है। देखो जो लोरो घाटी है वो हमारे जसपुर में है, और जसपुर में जो लोरो घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी। ठीक, तो ये जो लोरो घाटी है वो जसपुर में है, तो जसपुर कौन से पाट प्रदेश का हिस्सा है, तो ये है हमारे जसपुर पाट का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पाट प्रदेश का हिस्सा। ठीक, क्योंकि दंडकारण्य का पठार तो है नहीं, क्योंकि दंडकारण्य का पठार तो जसपुर तक पहुंच ही नहीं रहा है, महानदी बेसिन भी नहीं है और बघेलगढ़ का पठार भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पाट प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, दोबारा आ गया। सोनहट पहाड़ किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, देखो जी जो सोनहट पहाड़ है ना, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, पूर्वी बघेलखंड के हिस्से में। पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। जो हम लोगों ने देवगढ़ को देखा था, हम लोगों ने सर बनाया था, जो पेट का हिस्सा था वो क्या कहला रहा था, देवगढ़, और उसी देवगढ़ में हमें क्या देखने को मिलेगा, सोनहट पहाड़। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी पे हमें देखने को मिलता है क्या, सोनहट पहाड़। ठीक, चलो बिजली पहाड़ और दिया पहाड़, बिजली पहाड़, दिया पहाड़, जोश पहाड़, ये सारे हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टोंग लेवा, दुला और पतला पहाड़। हाँ, ये जो टोंग लेवा और पतला पहाड़ है ना, ये भी हम लोग ये देखने को मिलेगा हम लोगों को किसमें, सरगुजा बेसिन में। ठीक है, तो अलग से बांट लेना, कैसे, चांग भखार में अलग है, सरगुजा में अलग है, लेकिन अगर बात हो कि ये सारे पूर्वी बघेलखंड में मिलते हैं तो हाँ, ये सारे किसके पार्ट होंगे, पूर्वी बघेलखंड के ही पठार के पार्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हसदेव रामपुर बेसिन किस खनिज के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ठीक है, देखो जो हसदेव रामपुर बेसिन है ना, ठीक, ये ना हमारे पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा, और यहाँ से जब हम नीचे आते हैं ना तो हमें मिल जाता है थोड़ा कोरबा वाला हिस्सा। ठीक है, और ये जो रायगढ़, कोरबा, सरगुजा का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है, कोरबा, कोयला। तो ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है ना, हम यहाँ पे हमें कौन सा खनिज मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कोयला। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
कैमूर पर्वतमाला किसका पूर्वी विस्तार है? तो जो कैमूर पर्वतमाला है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सरगुजा में, ठीक, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, तो ये होगा हमारे विंध्यन पर्वतमाला का हिस्सा, ठीक। अब ठीक, आप देखो महानदी बेसिन का ऊपरी भाग जो छत्तीसगढ़ में स्थित है उसका आकार क्या है? अभी हम लोगों ने क्या बनाया था? मैप बनाया था, देखो ये ऐसा है ना, और यहाँ से ऐसा निकला हुआ है थोड़ा, तो ये पंखे के जैसा साउंड दिख रहा है ना, जो गांव में हम लोग पंखा यूज़ करते हैं वैसा। तो ये जो बीच का क्या होगा हमारा महानदी बेसिन, उसका आकार कैसा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा कैसा? पंखे के आकार का। तो इसका आंसर हम लोग क्या ले लेंगे? पंखा कार, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैकल पर्वतमाला जिसका हिस्सा बदरगढ़ है, बदरगढ़ की ऊंचाई अभी हम लोगों ने देखी थी, कितनी थी? 1176, ठीक। मैकल पर्वतमाला जिसका हिस्सा बदरगढ़ है किस नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का काम करता है? देखो जो मैकल पर्वतमाला है ना वो नर्मदा और महानदी के बीच में क्या करता है? इन दोनों को अलग करने का काम करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? नर्मदा और महानदी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बदरगढ़ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? अभी हम लोगों ने देखा था बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1176। मैकल पर्वतमाला किन दो प्रमुख नदी प्रणालियों, अभी हम लोगों ने देखा ये किसको? नर्मदा और महानदी को, ठीक। चलो नेक्स्ट। चिल्फी घाटी किस जिले में स्थित है? देखो जो हमारा कबीरधाम कवर्धा है ना वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कबीरधाम कवर्धा है ना, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? चिल्फी घाटी, ठीक है। जो चिल्फी घाटी है ना एक तरीके का ये क्या है? ये घुमावदार रास्ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैकल पर्वतमाला किसका पूर्वी विस्तार है? देखो जो मैकल पर्वतमाला है ना वो सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार है एक तरीके से, ठीक है। तो जो सतपुड़ा पर्वत एमपी से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलता है, उसी में सतपुड़ा पर्वत का पार्ट क्या हो जाएगा? मैकल पर्वत श्रेणी। और मैकल पर्वत श्रेणी हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? कबीरधाम में। तो मैकल का निवासी अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है तो हम कह देते हैं कि जो बैगा है उनको हम क्या कहते हैं? मैकल का निवासी कहते हैं। तो बैगा जनजातियों को क्या कहेंगे हम? मैकल का निवासी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार मुख्य रूप से किन जिलों में फैला हुआ है? ठीक, देखो अब हम बात करते हैं किसके? छत्तीसगढ़ मैदान या फिर महानदी बेसिन की, ठीक। तो देखो पहले तो बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोल क्यों रहे हैं, ठीक। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा छुरी उदयपुर का पहाड़, ठीक। फिर बहुत सारे पहाड़ हम लोगों को यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को केशकाल पर्वत भी मिल जाएगा। मतलब चारों से क्या होगा ना, ये पर्वत और पहाड़ों से ही क्या होगा? घिरा रहेगा, ठीक, ऐसा हिस्सा। तो चारों तरफ जो पठार होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, वो एक गोला आकृति बनाते हैं जिससे क्या होता है? ये कटोरे के जैसा दिखता है। और जो ये बीच का हिस्सा होता है ना वो मैदानी होता है, हाँ। तो इसी मैदान में हम लोग क्या करते हैं? धान की खेती करते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा, क्योंकि जो पर्वत है ना वो एक क्या करते हैं? कटोरे की जैसी आकृति बनाते हैं, हाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या? हमारे छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को हम लोग दो भाग में बांट के रखते हैं। एक कौन सा? सीमांत उच्च भूमि, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? पठार और पहाड़ों के बारे में। और एक हिस्सा होता है ये जहाँ हम पढ़ते हैं मैदानों के बारे में, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा क्या होता है? मैदानी भी होता है, जैसे शिवनाथ नदी का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, महानदी का मैदान, ये सारे हिस्से भी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, ठीक। चलो तो पढ़ते हैं हम यहाँ को। जो पेंड्रा लोरमी का पठार है ना ये हम लोगों को देखने को मिलता है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली और कोरबा में भी, ठीक। तो पेंड्रा लोरमी का पठार हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ किन जिलों में विस्तृत हैं? देखो छुरी उदयपुर की पहाड़ी हम लोगों को कोरबा और रायगढ़ में देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कोरबा और रायगढ़। केरता, बिजौरा, महादेव और पुटका पहाड़, ये सारी की सारी हम लोगों को मिल जाती है कहाँ देखने के लिए? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में, ठीक। केरता, बिजौरा, महादेव पहाड़, पुटका, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में, ठीक। आप लोगों को एक महादेव पहाड़ नहीं ना झारखंड में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक। लेकिन हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये हमारी छुरी उदयपुर की पहाड़ी में भी आपको एक महादेव का पठार देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो छुरी उदयपुर की पहाड़ी को उदयपुर की किन पहाड़ियों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है, छुरी को उदयपुर से कौन सी नदी अलग करती है? जैसे मान लो ये छुरी है, ठीक, ये क्या है? उदयपुर है। तो जो बीच से नदी बह रही है, जो क्या कर रही है? इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी नदी? मांड नदी, ठीक, क्योंकि ये मेन पार्ट से निकलेगी और क्या करेगी? छुरी उदयपुर को अलग करने का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
छुरी की पहाड़ी के पूर्व में मान नदी स्थित है। देखो ये है छुरी, ये है उदयपुर। तो छुरी के पूर्वी हिस्से में मान नदी है और उदयपुर के पश्चिमी हिस्से में क्या, मान नदी है। ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो छुरी की पहाड़ी के पूर्व में मान नदी बहती है, तो हाँ भाई बहती है। छुरी की पहाड़ी के पश्चिम में टेन नदी बहती है जो हसदेव की सहायक नदी है, तो हाँ जो हसदेव नदी है ना, हसदेव नदी पूरे तरीके से नहीं बहती, लेकिन जो हसदेव नदी बहती है उसमें टेन नदी जाकर मिलती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे टेन नदी बहती है। तो ये भी सही हो जाएगा। टेन नदी का उद्गम मैन पाट के पठार से होता है, नहीं, तो टेन नदी का उद्गम नहीं होता। मैन पाट से किसका उद्गम होता है, मान नदी का। तो थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन का हिस्सा है, तो हाँ हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्या किए हैं, जो महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है उसको 2 पार्ट में बांट कर रखें। एक सीमांत उच्च भूमि जिसमें हम लोग पठार और पहाड़ों को पढ़ रहे हैं, और एक हिस्सा वो है जिसमें हम मैदानों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं शिवनाथ का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, महानदी का मैदान, है ना। तो बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन का हिस्सा है, तो हाँ है। इसके पश्चिम में मैकल पर्वत श्रेणी है, तो हाँ है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट का खनन बड़े पैमाने पर होता है, तो नहीं होता है। ठीक, 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा ये जो पर्वत है, ठीक, इन पर्वतों को अलग करने के लिए, ठीक, कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो देखो मतलब ये जो पर्वत है ना वो कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में है और 2 नदियों को अलग करने का काम करती हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, केशकाल की। ठीक, केशकाल, केशकाल सबसे पहले तो कहाँ, केशकाल हमारे बस्तर में, और बस्तर में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। ठीक, तो पहले तो इंद्रावती नदी को ढूंढते हैं, ये रहा इंद्रावती नदी। तो एक का क्या हो जाएगा, महानदी और इंद्रावती। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, तो मैकल पर्वत श्रेणी क्या करती है, हमारे एमपी वाले रीजन में भी थोड़ा सा पड़ता है ना ये, तो वहाँ पे एक नदी बहती है वेनगंगा। ठीक, तो ये शिवनाथ और वेनगंगा को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। फिर आता है हमारा देवगढ़ का पहाड़ी। देवगढ़ का पहाड़ी कहाँ है, हमारे सरगुजा में। ठीक, तो सरगुजा में हमारी गोपद और रिहंद नदी बहती है, तो ये इन दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कैमूर पर्वत श्रेणी। तो जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ना, ये सोनगंगा और महानदी को अलग करने का काम करता है। ठीक, देखो ये जो सोनगंगा अपवाह तंत्र है ना, ये हमारे यहाँ पूरे तरीके से बहती नहीं है। ठीक, लेकिन हमारी जो नदियां है ना वो जाकर उनसे मिलती, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़। हाँ, तो ये हो जाएगा ये। उसके बाद आते हैं हम माखेल पर्वत में। ठीक, तो माखेल पर्वत अलग करते ईब और मैनी नदी को। ठीक, जो ये ईब और मैनी नदी है जो किसका हिस्सा मानते हैं हम लोग, जसपुर पठार का हिस्सा, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर, A का 3, तो A का 3, B का 4, C का 1, तो ये क्या हो जाएगा A3 B4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर A। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे छोटा है। ठीक, हम लोगों ने अभी पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। ठीक, एक था हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान जो कितना % था, 50.34। ठीक, उसके बाद हमारा आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य कितना प्रतिशत था, 28.91। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था पूर्वी बघेलखंड को। पूर्वी बघेलखंड कितना था, 16.16, जिसको हम लोग 16 कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है जसपुर पार जो कितना % था, 4.59 था ना। तो अगर हम इन सब में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको हम लोग महानदी बेसिन भी कहते हैं। और अगर बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, जसपुर पाट। ठीक, तो बात हो रही है यहाँ पे सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा पाट कौन सा हो जाएगा हमारा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि दंडकारण्य में जो दंडकारण्य के बेलाडेला में जो एक क्या है पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, नंदीराज। और नंदीराज की ऊंचाई अभी कितनी बताई गई है, 1276। ठीक, तो ये दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। पहले गौकाटा था जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 1225 थी। ठीक, तो ये हो जाएगा नंदीराज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड की बात हो रही है, ठीक है, ना कि पूरे छत्तीसगढ़ की। तो पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने कौन सा देखा था, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, और देवगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 1033 मीटर। ठीक है, चलिए हाँ आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए हमें पता नहीं होता कौन कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ रहा है ना, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उसको भर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ रहा है। ठीक है,
अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट और इंक्वायरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।